गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मालम दिव्येश। और आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 12th चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि आखिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या। राइट, तो आप लोगों को एक सिंपल डेफिनेशन दी गई है यहाँ पर, यू कैन प्रिफर इट। राइट, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? Reproductive health simply refers to the healthy reproductive organ with normal functions। मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, राइट, वो सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अगर हेल्थी हैं, राइट, मतलब कि सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अगर हेल्थी है और उनके जो फंक्शन है वो अगर नॉर्मल है, तो आप उसे कह सकते हो रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मतलब कि आप उसे रिफर कर सकते हो ऐसा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कि आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी है या फिर बिगड़ गई है। राइट, तो अकॉर्डिंग टू द WHO, मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बीइंग इन फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड बिहेवियर एस्पेक्ट्स इन रिप्रोडक्शन। मतलब कि अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को आप डिफरेंट एस्पेक्ट से आप अगर उसे कंपेयर करो तो भी हो सकता है ऐसे फिजिकल एस्पेक्ट्स। राइट, मतलब कि जैसे कि आप लोगों को पता है फिजिकल एस्पेक्ट्स उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट वन इज द सोशल, राइट, सोशल एस्पेक्ट्स, मतलब कि आपके आजू बाजू का जो भी एनवायरनमेंट है उसके डिपेंडेंट। थर्ड वन इज द इमोशनल, मतलब कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उससे आप लोग इमोशनली कनेक्टेड होते हो। राइट, और लास्ट वन इज द बिहेवियर एस्पेक्ट्स। राइट, मतलब कि जैसे आपका बिहेवियर होगा आपकी बॉडी में वैसे ही चेंजेस आते हैं। राइट, तो इन सभी चीज़ों को आप ऐसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंसिडर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर आपकी बिगड़ जाती है तो आप लोग कौन कौन से प्रॉब्लम्स को अफेक्ट या फिर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है उसके बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट वन इज द प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटेजीज। राइट, मतलब कि कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। फर्स्ट वन इज द ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, ये अगर देखें तो सबसे ज़्यादा, राइट, सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है ओवर पॉपुलेशन। जैसे कि आप लोगों को पता है जो इंडिया की या फिर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। राइट, नेक्स्ट वन इज द अर्ली मैरिज। राइट, जब बॉय और गर्ल अगर फुली मैच्योर नहीं है, राइट, और फिर भी उन लोगों के अगर मैरिज हो जाते हैं तो उसे हम अर्ली मैरिज कंसिडर करते हैं। मतलब कि उन लोगों की जो मेंटालिटी होती है वो अभी डेवलप नहीं हुई होती है कि उनको क्या करना है। ठीक है, और उन लोगों, मतलब कि जो भी अर्ली मैरिज जिन लोगों के हो जाते हैं वो अर्ली चाइल्ड भी हो जाता है उन लोगों। ठीक है, तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन हो रहा है। नेक्स्ट वन इज द हेल्थ ऑफ द मदर। अगर मदर की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो जो भी चाइल्ड होगा, मतलब कि जो भी फीटस होगा उसको, उसके ऊपर भी उसकी इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकती है। डिफॉर्मिटीज, राइट, मतलब कि जो भी मदर है अगर वो चाइल्ड को बर्थ देने के लिए फुल्ली मैच्योर नहीं होती है तो उसे भी हम कंसिडर कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब एग्जाम्पल आपको दूं तो एड्स। राइट, एड्स आपको पता है कि वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, मतलब कि वन पर्सन टू अनदर पर्सन वो ट्रांसफर होती है, इसलिए उसको हमने बोला है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। मतलब कि जब आप किसी भी दूसरे इंसान से अगर आप सेक्सुअली कांटेक्ट में आते हो तो वहाँ से अगर आपको कोई भी डिजीज ट्रांसफर होती है तो उसे हम कंसिडर करेंगे ऐसा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये जो टॉपिक है वो आपकी बुक के अंदर एक डिटेल पॉइंट्स की तरह दिया गया है, वो भी हम डिटेल में बाद में देखेंगे। देन नेक्स्ट वन इज द मैटरनल मोर्टालिटी रेट
MMR एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अब मैटरनल मोर्टालिटी रेट और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या है? तो देखो, मैटरनल मोर्टालिटी रेट इन द सेंस जो भी मदर है, राइट, आप लोगों को पता होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई भी मदर चाइल्ड को बर्थ देती है तब वो मर जाती है, ठीक है, तो उसे हम कंसिडर करेंगे ऐसा मैटरनल मोर्टालिटी रेट। एंड नेक्स्ट वन इज द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मतलब कि उसके अंदर क्या होगा कि जो बेबी है उसकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द डिलीवरी। तो जैसे जैसे टेक्निक्स, राइट, जो टेक्निक्स है जैसे जैसे वो डेवलप होती जा रही है वैसे ही इन दोनों चीज़ों में भी डिक्रीज आने लगा है। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी पॉपुलेशन जो रेट है वो भी इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें थी, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रेटेजीज, मतलब कि फैमिली प्लानिंग। तो फर्स्ट जो है वो है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, राइट। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, हम दो हमारे दो, राइट। तो ये सभी जो स्लोगन्स है वो डिस्क्राइब क्या करते हैं कि फैमिली प्लानिंग, मतलब कि अगर कोई भी फैमिली है, मदर एंड फादर है, तो उनके 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हम एक हद तक जो भी पॉपुलेशन रेट है उसको हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट, अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन। अवेयरनेस इन द सेंस जो भी कपल्स हैं उनको अवेयर करना अबाउट द रिप्रोडक्शन, राइट। देन सेक्स एजुकेशन, जैसे कि आप लोग अभी 12th में हो तो आप लोगों मतलब कि 10th से आप लोगों को सेक्सुअल मतलब कि सेक्स एजुकेशन दिया जा रहा है, मतलब कि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ 1-2 टॉपिक्स आपको दिए जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो भी चिल्ड्रंस है, राइट, उनको अवेयर किया जा सकता है कि सेक्स एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपको ज़्यादा उसके बारे में समझ में आते जाएगा, मतलब कि सेक्स एजुकेशन जो चिल्ड्रंस है उनको देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब कि यूथ को देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्नोलेजमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड STDs, राइट, मतलब कि जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, राइट, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब कि STDs इन द सेंस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो किस तरह से डिजीज जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो ट्रांसफ़र होती है वो कैसे होती है, उसके बारे में भी अवेयर होना या फिर उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप उस चीज़ से अवेयर होंगे तो आप उस डिजीज से बच सकते हो, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस एंड केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस, राइट, ये जो टॉपिक है बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस वो हम आगे पढ़ेंगे। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस आप यूज़ कर सकते हो टू कंट्रोल द बर्थ, मतलब कि अगर आपको कोई भी चाइल्ड नहीं चाहिए, मतलब कि आप अभी फुली मैच्योर नहीं हो कि आपको अभी चाइल्ड नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो ड्यूरिंग द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट या फिर कोइटस, राइट, उस टाइम पर आप लोग ये जो डिवाइसेस है उसका यूज़ करके आप लोग मतलब कि जो भी मदर है वो प्रेगनेंसी से बच सकती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, मतलब कि मदर की जो हेल्थ है एंड चाइल्ड की जो हेल्थ है वो भी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज द प्रिवेंशन ऑफ सेक्स एब्यूज, राइट। सेक्स एब्यूज होने से आपको प्रिवेंट होना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब कि अगर आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, मतलब कि आपकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसमें अगर आपको कोई भी डिफेक्ट मालूम होते या फिर डिफेक्ट है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए
कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको नहीं पता बट आपको जस्ट ऐसा हुआ कि हाँ मुझे कुछ प्रॉब्लम है, इन द सेंस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर रिप्रोडक्शन रिलेटेड आपको कुछ अगर प्रॉब्लम है तो आप किसी भी डॉक्टर से हेल्प ले सकते हो, ठीक है। और आप किसी भी डॉक्टर से हेल्प लेने में आप लोग डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एरिया, उसके ऊपर रिसर्च ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। एंड लास्ट में इज द मेडिकल फैसिलिटीज़, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटीज़ में भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज द फैमिली प्लानिंग, ठीक है। टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ, सबसे पहली चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़, टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ, मतलब कि आपको अगर अभी चाइल्ड नहीं चाहिए तो उससे बचने के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो उसके बारे में आपको अवेयरनेस होनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग द कोइटस या फिर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में आने से पहले आप लोग क्या कर सकते हो कि जो भी बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस है उसका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज द टू ब्रिंग अबाउट अनवांटेड बर्थ, राइट। आगे देखते हैं। थर्ड वन इज द टू रेगुलेट द इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसी। देखो क्या होता है कि जैसे जैसे मतलब कि जो भी कपल है अगर वो मैच्योर है, राइट, मतलब कि उनको एक चाइल्ड हो चुका है, ठीक है, अगर वो दूसरे बेबी के लिए अगर वो प्लानिंग कर रहे हैं तो उन दोनों के बीच में कुछ ईयर्स का डिफरेंस होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर उन दोनों मतलब कि जो भी चिल्ड्रन है अगर उन दोनों के बर्थ के बीच में अगर ज़्यादा एज डिफरेंस या फिर ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं होगा तो उससे क्या होगा कि जो पहला चाइल्ड था वो अभी फुल्ली मैच्योर तो नहीं हुआ है, ठीक है, राइट। और जो मदर है उन्होंने अभी ही थोड़े टाइम पहले ही चाइल्ड को बर्थ दिया है। अगर वो फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है या फिर वो फिर से प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो जाती है तो उससे क्या होगा कि वो मदर की हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा और वो जो चाइल्ड है उनकी हेल्थ पर भी वो अफेक्ट करेगा। इसलिए दो प्रेगनेंसी के बीच में 3 to 4 years, राइट, मिनिमम 2 to 3 years एज डिफरेंस या फिर ईयर का गैप होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चीज़, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली, मतलब कि एक अगर फैमिली है, अगर आपकी ही फैमिली हो, ठीक है, तो क्या होगा कि उनकी जो भी फैमिली हो उनमें अगर मदर फादर है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 चाइल्ड, ठीक है, तो उससे हम जो ओवर पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम है उससे हम एक हद तक कम कर सकते हैं। आफ्टर दैट अभी आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें हो रही हैं अभी, राइट। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1951। देखो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है कि सबसे पहला जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, राइट, जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ है वो कहाँ पर हुआ था? इंडिया में हुआ था, राइट, इन द 1951, ठीक है। आफ्टर दैट इन 1977 इट चेंज इनटू फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल। 1977 में क्या हुआ? देखो सबसे पहले हुआ क्या कि 1951 में हम लोगों ने मतलब कि इंडिया के अंदर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया, ठीक है, बट 1977 के अंदर क्या हुआ कि वो जो फैमिली प्रोग्राम जो थे उसके बारे में जो फैमिलीज है उनको अवेयर किया गया, ठीक है, मतलब कि उन लोगों के अंदर जागरूकता लाने की ट्राई की, राइट। आफ्टर दैट उसका नाम क्या पड़ा? तो रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। एमसीक्यू में आपको ये चीज़ पूछ सकते हैं अलग अलग तरह से, राइट, रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, इस नाम से वो
1977 के अंदर अवेयरनेस की तरह उसको लाया गया। देन implementation of better techniques and new strategies from time to time are also required to improve या फिर to provide more efficient care and assistance to the people। मतलब कि जैसे जैसे टेक्निक्स एंड न्यू स्ट्रेटेजीज आती गई वैसे वैसे जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है वैसे वैसे न्यू टेक्निक्स मतलब कि बेटर टेक्निक्स एंड न्यू स्ट्रेटेजीज जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है राइट, उसके बारे में भी पीपल मतलब कि जो भी फैमिलीज है उसको अवेयर करना। दूसरी चीज़ वहाँ पर जो भी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है राइट, एफिशिएंट केयर वहाँ पर होनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे चीज़ देखते हैं कि उसकी वजह से आपको कैसे हेल्प हो सकती है वो। तो स्टेटूटरी बैन ऑन एमिनो सेंटेंसेस राइट, एमिनो सेंटेंसेस इन द सेंस क्या होता है कि देखो जैसे कि आपको पता है कि मदर फीटस जो होता है राइट, मदर फीटस जो होता है वहाँ पर फीटस के अंदर एम्ब्रियो के अलावा फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उस फ्लूइड मटेरियल के अंदर वहाँ पर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और दूसरी बहुत सारी चीज़ें भी वहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि वो जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है अगर हम मदर के फीटस में से उस फ्लूइड को थोड़ा सा अगर हम रिमूव कर दें और फिर उसके ऊपर अगर हम मतलब कि जो भी हमारे पास टेक्निक्स है उसका यूज़ करके अगर हम उसके ऊपर स्टडी करें तो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो कि जो भी मदर फीटस के अंदर जो बेबी है वो हेल्थी है या फिर उसमें कोई भी डिफेक्ट्स है। ठीक है, मतलब कि देखो जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो मतलब कि बर्थ टाइम से ही वो बहुत सारे डिसअफेक्ट या फिर उनके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, ठीक है, वो सुन नहीं सकते, ये बहुत सारी डिफेक्ट्स आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ से बचने के लिए मतलब कि वो जो लेडी है राइट, अगर उस तरह का बेबी उनको नहीं चाहिए तो उसी चीज़ से बचने के लिए वो इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, a fetal sex determination test based on the chromosome pattern in the amniotic fluid surrounding the developing embryo। समझ में आया? मतलब कि क्या होगा कि जो भी सराउंडिंग एम्ब्रियो है राइट, फीटस के अंदर जो भी एम्ब्रियो के आजू बाजू जो भी सराउंडिंग फ्लूइड है उसे हम कहेंगे एमनियोटिक फ्लूइड कहेंगे राइट। उस फ्लूइड के अंदर क्या होगा कि क्रोमोसोम पैटर्न प्रेजेंट होगी और उस क्रोमोसोम पैटर्न से हम क्या कर सकते हैं, फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ लीगली चेकिंग इंक्रीजिंग फीमेल फिटियोडिस मेसिल चाइल्ड इम्यूनिशेशन। ठीक है, बट अभी के टाइम पर क्या हो रहा है कि इस चीज को हम गलत तरह से यूज कर रहे हैं। इससे हम क्या करें कि जो भी मदर फीटस के अंदर जो भी चाइल्ड है उसकी सेक्स डिटरमाइन कर रहे हैं, मतलब कि वो मेल है या फिर फीमेल है। ठीक है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि अगर फीमेल होते तो उसको बर्थ नहीं होता उसके पहले वो मदर फीटस के अंदर उसको मार देते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से हम इलीगली, ये लीगली नहीं है राइट, इलीगली है, फिर भी इन चीज़ों का यूज़ हो रहा है, उससे हम इलीगली यूज़ कर रहे हैं। इसकी वजह से अभी ये जो टेक्निक है उसको हम लोगों ने बैन कर दिया है। ठीक है, मतलब कि वो लीगली अभी सभी जगह पर नहीं होती, उसके लिए आपको स्पेशल या फिर स्पेसिफिक परमिशन चाहिए होगी तो ही आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो। देन मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन राइट, मतलब कि इससे क्या होगा कि चाइल्ड की जो हेल्थ है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। सो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शन पोर्शन जो था आपका राइट, जो टॉपिक था हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज, उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी की। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल।
ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर जो कुछ भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मालम दिव्येश, और आज हम स्टैंडर्ड 12th चैप्टर नंबर 4 का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, उसके बारे में हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आखिर है क्या, उसे हम डिफाइन कैसे करेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को नाम से कुछ आइडिया आता होगा कि पॉपुलेशन इन द सेंस जो भी पॉपुलेशन है हमारे, इन द सेंस कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है उसके ऊपर, और एक्सप्लोजन इन द सेंस बहुत ज़्यादा, राइट। जैसे कि आपको पता है कि जैसे जैसे ईयर्स आगे जा रहे हैं वैसे वैसे ही जो पॉपुलेशन जो है ह्यूमन पॉपुलेशन वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो उसे हम कंसिडर करेंगे एज अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एंड दूसरी चीज़ जो है वो है बर्थ कंट्रोल, मतलब कि ये जो भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है उसको आप किस तरह से एक हद तक कम कर सकते हो, राइट। उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बर्थ कंट्रोल को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से। तो एस यू कैन सी हियर, पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ गिवन टाइम। समझ में आया? पॉपुलेशन मतलब क्या होता है कि अगर उसको हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे कि कोई भी अगर एक स्पीसीज है, कोई भी स्पीसीज, राइट, उसका टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, राइट, मतलब कि देखो अगर हम सोचे कि 2000 के अंदर कोई भी एक स्पीसीज है, जैसे कि हमारी ही बात करते हैं, राइट, तो ह्यूमन पॉपुलेशन की अगर बात करें तो 2000 के अंदर हमारी पॉपुलेशन कुछ सोच लो कि जस्ट एग्जाम्पल 2000 थी। ठीक है, तो उसके बाद आफ्टर 10 years इन द सेंस कितना हुआ 2010, राइट, 2010, तो उसके अंदर जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो गई 4000 हो गई। ठीक है, मतलब कि 10 year के बीच में, या फिर इतना जो टाइम पीरियड था 10 years का जो टाइम पीरियड था उसके अंदर जो भी पॉपुलेशन थी उसके अंदर कितना इंक्रीमेंट हुआ, राइट, कितने इंडिविजुअल ज्यादा ऐड हुए उसे हम कंसिडर करेंगे एज अ पॉपुलेशन। समझ में आया? एकदम बेसिक चीज थी। आफ्टर दैट साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी, राइट। साइंटिफिक स्टडी जो है ह्यूमन पॉपुलेशन की उसे हम कहेंगे डेमोग्राफी। आफ्टर दैट the rapid increase in the population over a relatively short period is called population explosion। मतलब कि जो भी population के अंदर जो rapid increase मतलब कि continuously increment हो रहा है within a short period of time, मतलब कि बहुत कम टाइम में जो population है वो बहुत ज़्यादा increase होती जा रही है। ठीक है, तो उसे हम consider करेंगे as a population explosion, राइट, मतलब कि थोड़े टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसे हम कंसिडर करेंगे ऐसा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। देखो यहाँ से ये जो आपको डेटा दिया गया है ना उसके ऊपर से आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें हो रही है। ठीक है, समझने जैसी बात है। देखिए एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वॉज अराउंड 2 बिलियन, कितनी 2 बिलियन बोली गई आपको, मतलब कि 2000 मिलियंस, राइट, इन 19th सेंचुरी, राइट, मतलब कि 1900। ठीक है, तो इन द ईयर 19th, राइट, मतलब कि 19th सेंचुरी जब ह्यूमन पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो कितनी पॉपुलेशन थी, अराउंड 2 बिलियन या फिर 2000 मिलियन के आसपास थी। वो इन द ईयर 2000, राइट, मतलब कि कितने इयर्स का गैप हुआ 19,000 टू 2000। ठीक है, कितने इयर्स का गैप हुआ, 100 इयर्स का गैप हुआ। ठीक है, तो 100 इयर्स के गैप के अंदर वो पॉपुलेशन कितनी हो गई
6 बिलियन। समझ में आया? मतलब कि जस्ट 100 ईयर्स के अंदर जो पॉपुलेशन थी वो कितनी इंक्रीज हुई? 4 टाइम्स। जो 2 मिलियन थी या फिर 2 बिलियंस थी, वहां से कितनी हो गई डायरेक्ट? 6 बिलियंस। मतलब कि 4 टाइम इंक्रीज हो चुकी थी 100 ईयर्स के अंदर। ठीक है। और इन्हीं चीज के अंदर अगर हम ह्यूमन या फिर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने तो कुछ और ही कर दिया है। ठीक है, हमारी ही बात करते हैं, हमारे देश की ही बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पर कितनी थी पॉपुलेशन? तो 350 मिलियन ही थी, राइट? जस्ट 350 मिलियन पॉपुलेशन ही थी। बट क्या हुआ? इट रीच क्लोजली टू द बिलियन मार्क बाय 2000, राइट? मतलब कि क्या हुआ कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब कि 1945 की बात करते हैं, 1945 में ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी थी? तो 350 मिलियंस थी। ठीक है, वो 2000 के अंदर, राइट, 2000 के अंदर वो कितनी हो गई? 1 बिलियन। अब आप ही सोचो कि 2000, राइट, 2000 वो 1 बिलियन तक वो अगर पहुंच गए हैं, ठीक है, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ होगा? ठीक है, बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। तो इसी रेशियो की वजह से आप लोग सोच सकते हो कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, राइट? आफ्टर दैट रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट, जैसे कि हम लोगों ने आगे देख लिया था, रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट मतलब कि मैटरनल मोर्टालिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ये दोनों चीजें मैंने आपको आगे एक्सप्लेन की थी। अगर आप लोगों ने आगे का वीडियो नहीं देखा है तो वो आप देख के उसे समझ सकते हो। एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज आर प्रोबेबल रीजन फॉर दिस। ठीक है, तो ये रीजन क्या हुआ? एक चीज तो ये कि मैटरनल मोर्टालिटी रेट जो थी वो कम हो गई। दूसरी चीज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो थी वो भी कम हो गई। ठीक है, और उसके अलावा हुआ क्या कि जो भी ह्यूमन पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है और जो रिप्रोडक्टिव एज है या फिर रिप्रोडक्टिव रिलेटेड जो भी डिजीज थी वो भी अब अच्छे से आप लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स या फिर मेथड्स को यूज करके, दवाइयाँ यूज करके आप उससे छुटकारा पा सकते हो। ठीक है, तो वो भी चीज यहाँ पर अफेक्ट कर रही है। मतलब कि जो भी कपल्स थे जिनको बेबी नहीं हो रहा था वो भी अब चाइल्ड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज यहाँ पर अफेक्ट करेगी और जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन, वो ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होते जा रहा है, राइट? अब अगर हम लोगों को जो ह्यूमन पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन जो ग्रोथ है, उस रेट को अगर हमें कम करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं? बाय द यूजिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम्स, जो हम आगे बढ़ चुके हैं, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, राइट? तो यही चीज को अगर हम यूज करके कुछ हद तक ह्यूमन पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है उसे हम कर सकते हैं। बट एक चीज आपको बता दूं कि ये जो भी प्रोग्राम हो रहा है वो जस्ट बोलने के लिए है। इसकी आपको कुछ ईयर्स के अंदर अगर आप डेटा देखो तो आप लोगों को इसकी अफेक्ट किसी भी तरह से आपको देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। मतलब कि जो भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है उससे बचने के लिए आप लोग कौन कौन से स्टेप्स कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप, टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, राइट? मतलब कि जो भी छोटी छोटी फैमिलीज है
उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड के बारे में अवेयर करना, मतलब कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, राइट, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस को यूज़ करने के बारे में आप लोग उन लोगों को बता सकते हो, ठीक है। तो जिसकी वजह से, जैसे कि एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि पॉपुलेशन रेट की अगर हम बात करें कि जो भी लिटरेट पीपल है, राइट, मतलब कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग समझते हैं कि अगर फैमिली के जो भी इनकम है उसके बेसिस पर अगर हम देखें तो उनकी फैमिली में जस्ट 1 to 2 चिल्ड्रंस ही होते हैं, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा 3। बट जो इलिटरेट पीपल होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जो भी रोड साइड पर और जो लोग रहते हैं, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, तो वहाँ पर अगर हम चिल्ड्रंस की बात करें तो वो ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू 4-5 चिल्ड्रंस होते हैं। मतलब कि उन लोगों की मेंटालिटी कैसे होती है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी ही इनकम ज़्यादा होगी, ठीक है। उन लोगों की मेंटालिटी कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है। बट ये चीज़ें आप लोगों को पता है कि ये चीज़ें होती नहीं हैं, राइट। तो वो जो छोटी फैमिलीज होते, स्मॉलर फैमिलीज होते, उन लोगों को इनके बारे में अवेयर करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चीज़, एडॉप्ट 1 चाइल्ड नो, मतलब कि जिन फैमिलीज या फिर जिन कपल को अगर चिल्ड्रन नहीं हो रहा है तो वो क्या कर सकते हैं कि किसी भी एक चिल्ड्रन को वो एडॉप्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट, statutory rising of marriageable age of the female to 18 years and that of the male 21 years, मतलब कि एक एज डिसाइड हो चुकी है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फीमेल जो है उसकी एज अबाउट 18 ईयर्स, मतलब कि 18 ईयर्स प्लस होनी चाहिए, और मेल की अगर बात करें तो मेल की एज 21 ईयर्स प्लस होनी चाहिए, ठीक है। तो वो ही मैरिजेबल एज आप गिन सकते हो। एंड गिविंग एन एडवाइस टू द कपल्स विथ स्मॉलर फैमिलीज आर 2 of the other measure taken to tackle this problem, ठीक है। तो यही जो चीज़ है, मतलब कि फीमेल की एज 18 ईयर्स, मेल की एज 21 ईयर्स, इन चीज़ों के बारे में अगर आप कोई भी फैमिली को अगर आप बोलते हो या फिर उनको कहते हो तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी। देन कॉमनली यूज कॉन्ट्रेप्टिव मेथड्स विच हैव टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, मतलब कि बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस है, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका यूज़ करके भी आप लोग जो भी अनवांटेड प्रेगनेंसीज है उनसे आप बच सकते हो, राइट। तो अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रेप्टिव मेथड्स या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो सबसे पहले देखते हैं, अ वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर प्रेजेंटली अवेलेबल विच कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो अब हम देखेंगे कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं उन वो कैसे कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। अब एक चीज़ और, आप लोगों को ऐसा होगा कि सर हाँ कॉन्ट्रेप्टिव मेथड्स, राइट, बट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आखिर है क्या? तो इसका आंसर ये है कि जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं उनका हम यूज़ करेंगे कोई भी अनवांटेड चाइल्ड से बचने के लिए, मतलब कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए। जैसे कि अगर कोई भी कपल है उनको अभी चाइल्ड नहीं चाहिए तो वो क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स को यूज़ करेंगे, राइट। एग्जांपल आपको देता हूँ, कॉमन एग्जांपल, राइट, बाय द यूजिंग ऑफ कॉन्डम्स, ठीक है। वो कॉन्डम्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो मेल स्पर्म सेल्स होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं कि जो मेल स्पर्म सेल्स होते हैं जब तक वो फीमेल के ओवम के कांटेक्ट में नहीं आते हैं तब तक जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो भी मेल है, मेल में जो पेनिस है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भी स्पर्म सेल्स जो बाहर आते हैं वो स्पर्म सेल्स फीमेल की वेजाइना के अंदर वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाते, और अगर स्पर्म सेल्स फीमेल वेजाइना के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होंगे तो वो जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट
नहीं होगी, मतलब कि जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड है टू अवॉइड, राइट। एक चीज मेन इंपॉर्टेंट ये है इसके अंदर कि जो मेल स्पर्म सेल्स है और जो फीमेल ओवम सेल्स है या फिर ओवम एग सेल है, उन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से रोकने के लिए जो भी मेथड्स यूज होते हैं उसे हम कहेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, राइट। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो मेल स्पर्म सेल्स, फीमेल ओवम सेल्स, इन दोनों के सेल्स को एक दूसरे से कांटेक्ट में आने के लिए रोकने के लिए जो भी मेथड्स यूज होती है उसे हम कहेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो उसके अंदर भी दो टाइप्स की कैटेगरीज है। फर्स्ट इज टेम्पररी मेथड एंड अनदर वन इज द परमानेंट मेथड। दो टाइप्स की मेथड है या फिर दो कैटेगरीज है मेथड की। फर्स्ट वन इज द टेम्पररी एंड अनदर वन इज द परमानेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल या फिर टेम्पररी मेथड के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है। तो देखो आप यहाँ पर देख सकते हो नेचुरल मेथड, राइट। ये सभी जो चीजें हैं ना, ये सभी चीजें हम लोग वन बाय वन अभी आगे लेक्चर के अंदर हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, जस्ट ये आपको आइडिया देने के लिए। फर्स्ट वन क्या है तो नेचुरल मेथड है, अनदर वन इज द बैरियर मेथड, थर्ड वन केमिकल मेथड, ठीक है, बाय द यूज ऑफ केमिकल्स। फोर्थ वन इज द IUDs मतलब इंट्रा यूरेटिन डिवाइसेस। उसके बाद पिल्स, सबक्यूटेनियस इम्प्लांट, हार्मोन इन्फेक्शन, लास्ट में तो मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। ये सभी चीजों के बारे में हम वन बाय वन अब डिटेल में देखेंगे। और ये सभी जो चीजें थी वो कैसी थी तो टेम्पररी मेथड्स थी, बट एक परमानेंट मेथड भी है, ठीक है। जैसे कि आपको बोलूं कि अगर कोई भी कपल है, उनको अगर 2 चाइल्ड हो चुके हैं, ठीक है, बट अब उसके बाद उन कपल को अभी तीसरा चाइल्ड नहीं चाहे तो वो क्या कर सकते हैं, ये परमानेंट क्योर जो है, राइट, मतलब कि परमानेंट ट्रीटमेंट जो है वो करवा सकते हैं, ठीक है। उस परमानेंट ट्रीटमेंट को हम बोलेंगे स्टरिलाइजेशन या फिर टर्मिनल मेथड। स्टरिलाइजेशन या फिर टर्मिनल मेथड जो है वो भी हम डिटेल में आगे देखेंगे, ठीक है। तो अब वन बाय वन हम लोग जो टेम्पररी मेथड्स है उसमें जो सबसे पहला नेचुरल मेथड है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं नेचुरल मेथड्स। दिस मेथड अवॉइड मीटिंग स्पर्म एंड ओवम। समझ में आया, मैंने जो बोला था वही यहाँ पर आपको बोला गया है कि स्पर्म सेल्स एंड ओवम सेल्स का जो मैटिंग है उनको रोकने के लिए जो भी मेथड्स यूज होती हैं उनके बारे में आपको बोला गया है। तो उसके अंदर सबसे पहली चीज जो आपको बोली गई है उसमें भी सब टाइप्स आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है, ठीक है। पीरियोडिक एब्सेंस और रिदम मेथड, टेम्पररी अवॉइडेंस ऑफ सेक्स। क्या हो सकता है कि पीरियोडिक एब्सेंस मतलब कि जो भी फीमेल है, राइट, फीमेल के अंदर जब पीरियड एब्सेंस होते हैं, मतलब कि जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं आगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल, राइट, मतलब कि पीरियोडिक साइकिल जो होती है, जब फीमेल के अंदर एब्सेंट होती है तब उस टाइम पर अगर आप कोइटस या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हो एक दूसरे से तो आप क्या हो सकता है कि प्रेगनेंसी से बच सकते हो, राइट। देखो यही चीज आपको यहां पर दी गई है। इट इज वन सच मेथड इन विच द कपल्स अवॉइड और एब्सटेन फ्रॉम कोइटस, मतलब कि कोइटस से वो बचने की ट्राई करते हैं, ठीक है। मतलब कि जब वो पीरियोडिक स्टेजेस उनके चलते हैं फीमेल के, मतलब कि आपको जैसे कि पता है कि फीमेल के अंदर जो 14 to 17 डेज होते हैं, राइट, 14 to 17 डेज के बाद क्या होता है कि ओवम जो है वो रिलीज होता है, ठीक है। और वो जो ओवम रिलीज होता है उस टाइम पर मतलब कि मैच्योरेशन साइकिल में जो वो डेज है 10 to 17 डेज, राइट, उन डेज के बीच में कोइटस से बचना, राइट, ये एक क्योर हो सकता है। देखो यहाँ पर आपको बोला गया है कोपुलेशन या फिर इंटरकोर्स फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मैच्योरेशन साइकिल बिकॉज ओव्यूलेशन कैन अकर ड्यूरिंग दिस पीरियड। समझ में आया, मतलब कि क्या होगा कि 10 से 17 डेज जो होते हैं तब आप अगर मेल एंड फीमेल जो कपल है वो अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, मतलब कि इंटरकोर्स नहीं करेंगे, तो आप
क्या हो सकता है कि इस पीरियड के बीच में, मतलब कि 10 to 17 डेज के बीच में ही ओव्यूलेशन प्रोसेस होती है, मतलब कि ओव्यूलेशन होता है और ओवम रिलीज होता है, ठीक है। तो स्पर्म सेल्स एंड ओवम सेल्स को एक दूसरे से कांटेक्ट में आने से आप रोक सकते हो। इससे क्या होगा, द चेंज ऑफ फर्टिलाइजेशन कैन वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, देयरफॉर इट कैन बी कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड, राइट। मतलब कि 10 से 17 डेज जो होते हैं मैच्योरेशन साइकिल के फीमेल के अंदर, उनके बीच में अगर आप कोइटस की प्रोसेस से अगर आप बचो तो आप अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हो। नेक्स्ट वन, बट एक चीज और है कि ये जो चीजें हैं ना, जो मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, नेचुरल मेथड जो भी है ना, वो परमानेंट क्योर नहीं है, मतलब कि वो 100% यूजेबल नहीं है। क्यों? देखो, अगर कुछ ऐसा हुआ कि फीमेल की जो हेल्थ है वो अगर बिगड़ गई है, ठीक है, तो क्या होगा कि उसकी जो मैच्योरेशन साइकिल है उसमें भी चेंजेस आएंगे, ठीक है। अगर उनके अंदर चेंजेस आए तो अफेक्ट डायरेक्टली कहाँ पर करेंगे, ओव्यूलेशन की प्रोसेस में। मतलब कि जैसे कि आप लोग डेज गिन रहे हो, जो फीमेल है वो डेज गिन रहे हैं, मतलब कि 1 से लेकर 30 डेज होते हैं, ठीक है। तो 10 डेज से लेकर 17 डेज की जो डेट है उनको वो पता है, बट ऐसा हुआ कि उनकी हेल्थ बिगड़ चुकी थी और ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस हुई वो 17 डेज के बाद हुई, मतलब कि 17 डेट के बाद हुई। तो क्या होगा कि ओव्यूलेशन तो हो चुका है, अगर स्पर्म सेल्स या मतलब कि जो भी कपल है वो तब अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, कोइटस की प्रोसेस करेंगे, तो क्या हो सकता है कि स्पर्म सेल्स एंड ओवम दोनों मिक्सअप हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कि परमानेंट क्योर नहीं है। आफ्टर दैट कोइटस इंटरप्ट्स विड्रोवल मेथड, मतलब कि क्या होगा कि जो मेल की जो पेनिस होती है, राइट, वो जब कोइटस की प्रोसेस होती है, राइट, तो क्या होगा कि जो इंसेमिनेशन होता है ना, मतलब कि सीमेन ट्रांसफर जो होता है फीमेल वजाइना के अंदर, उससे उसे रोकना, ठीक है। देखो, मेल विड्रोवल हिज पेनिस फ्रॉम द वजाइना बिफोर इजेक्यूलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन, राइट। मतलब कि क्या होगा कि जब कोइटस की प्रोसेस होती है, मतलब कि मेल पेनिस एंड फीमेल वजाइना एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, राइट, और जो मेल है वो जब इंसेमिनेशन की प्रोसेस करने ही वाले होते हैं, तो उससे पहले क्या करना कि अपने पेनिस को फीमेल वजाइना से बाहर निकाल लेना। इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी स्पर्म सेल्स या फिर जो भी सेमिनेशन की या फिर इंसेमिनेशन की जो प्रोसेस हुई है वो कहाँ पर होगी, फीमेल वजाइना से बाहर होगी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि जो स्पर्म सेल्स जो हैं वो फीमेल वजाइना के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, और अगर ये कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो इससे क्या होगा कि जो भी फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो नहीं होगी। लास्ट वन इज द लैक्टेशन इम्यूनेरिया मेथड या फिर एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अब होता क्या है इसके अंदर कि अगर कोई भी एक फीमेल है, उन्होंने अभी थोड़े टाइम पहले ही क्या हुआ है कि बच्चे को जन्म दिया है, ठीक है, तो अबाउट 6 मंथ क्या होता है कि मतलब कि जब तक जो भी मदर है वो मिल्क प्रोड्यूस करती है, राइट, मतलब कि जो मदर के अंदर जो भी मेमरी ग्लैंड्स होते हैं वहां से अगर जब तक मिल्क प्रोड्यूस होता है तब तक उनके अंदर जो भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड पे भी आप लोग अगर कॉपुलेशन करो तो आप प्रेगनेंसी से बच सकते हो, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हो, ठीक है। तो यही चीज आपको दी गई है यहाँ पर। देयर इज नो मैच्योरेशन साइकिल एंड therefore ovulation does not occur during intense lactation following parturition। मतलब एक बार जब चाइल्ड का बर्थ हो जाता है तो फीमेल जो होती है वो क्या करते हैं, मतलब कि मिल्क प्रोडक्शन वो स्टार्ट कर देती है, ठीक है। जब मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तब से लेकर अबाउट 6 मंथ तक क्या होता है कि वो जो फीमेल होती है वो मिल्क प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखती है। उसके बाद मतलब कि उस टाइम पीरियड के अंदर फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है, मतलब कि जो पीरियड साइकिल होती है वो नहीं होती है, ठीक है।
तो इसकी हेल्प से भी आप अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हो। ओके, तो अब जो नेक्स्ट मेथड है वो है बैरियर मेथड, दे प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। अब बैरियर मेथड मतलब कि मेल एंड फीमेल दोनों के लिए बैरियर मेथड जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सबसे पहला बैरियर मेथड में अगर हम देखें तो वो है कॉन्डम्स। ठीक है, आप लोगों ने बहुत बार टीवी में भी एडवर्टाइजमेंट देखी होगी। जैसे कि आप लोग अभी मैच्योर हो चुके हो तो जस्ट आप लोगों को पता होगा कि इनका यूज़ क्या है। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर इनका डायग्राम भी दिया गया है, मतलब कि मेल कॉन्डम्स एंड फीमेल कॉन्डम्स दोनों अलग अलग टाइप के होते हैं और उनका डायग्राम भी आपको टेक्स्ट बुक के अंदर दिया गया है। ठीक है, तो ये है आपका टेक्स्ट बुक के अंदर जो डायग्राम है वो कॉन्डम्स फॉर मेल एंड दिस वन इज द कॉन्डम्स फॉर फीमेल। ठीक है, कॉन्डम्स आर मेड फ्रॉम थिन रबर लेटेक्स शीट यूज्ड टू कवर द पेनिस इन द मेल और वजाइना एंड कैर्विक्स इन द फीमेल जस्ट बिफोर कोइटस। मतलब कि क्या होता है कि जो मेल में जो पेनिस होता है उसके ऊपर एक कवर शीट लगा देते हैं, या फिर फीमेल के अंदर फीमेल वजाइना और कैर्विक्स के अंदर क्या करते हैं तो कि एक कवर लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा ड्यूरिंग द कोइटस। ठीक है, so that the ejaculation semen is not released in the female reproductive tract। इससे क्या होगा कि जो भी ejaculated semen मतलब कि जो मेल में से जो स्पर्म सेल्स जो रिलीज हुए हैं जिसे हम कहते हैं इंसेमिनेशन प्रोसेस, राइट, ड्यूरिंग दैट टाइम जो भी स्पर्म सेल्स जो हैं वो रिलीज तो होंगे बट वो फीमेल वजाइना के अंदर ट्रांसफर नहीं होंगे, जिसकी वजह से आगे देखते हैं अब। Next one is the Nirodh, right? Hindi name of condom is popular brand of condom for the men. Then after, Nirodh also protect the users from STDs and AIDS। मतलब कि sexually transmitted disease जो होते हैं उनसे भी उनको बचाते हैं और दूसरी चीज AIDS उनसे भी बचाते हैं। Both male and female condoms are disposable। Female condoms are known as फेमिडोम्स, राइट, मतलब कि जो भी फीमेल कॉन्डम्स होते हैं या फिर मेल कॉन्डम्स जो होते हैं वो डिस्पोजेबल है। ठीक है, मतलब को डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो भी फीमेल कॉन्डम्स होते हैं उसका नाम दिया गया है आपको फेमिनॉइड्स, राइट। आगे देखते हैं दूसरी बैरियर मेथड। दूसरी बैरियर जो मेथड है उसके अंदर नाम दिया गया आपको डायाफ्राम, कैर्विकल कैप्स एंड वॉल्स। ये तीनों जो होते हैं वो फीमेल के लिए ही यूज होते हैं। ठीक है, ये तीनों जो चीज़ें हैं डायाफ्राम, कैर्विकल कैप्स एंड वॉल्स, ये तीनों जो चीज़ें हैं वो फीमेल के लिए ही यूज होती हैं, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, दे आर ऑल्सो मेड ऑफ रबर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द कैर्विक्स बिफोर कोइटस। क्या होता है कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, राइट, कैर्विक्स रीजन जो है वहाँ पर ये सभी जो चीज़ें होते हैं, मतलब कि डायाफ्राम का अगर आप यूज़ करो तो वो वॉल्स का भी यूज़ कर सकते हो या फिर कैर्विकल कैप्स। इन तीनों चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ को आप यूज़ करके क्या कर सकते हैं कि जो कैर्विक्स रीजन है उसको आप कवर कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप कैर्विक रीजन को कवर करोगे उससे क्या होगा कि जब कोइटस की प्रोसेस होगी तो ड्यूरिंग कोइटस जो भी मेल में से स्पर्म सेल्स रिलीज होंगे वो क्या होगा कि ये जो भी डायाफ्राम है वो उसे रोक देंगे आगे जाने से। ठीक है, मतलब कि कैर्विक्स रीजन से वो आगे नहीं जा पाएंगे, जिसकी वजह से मेल एंड फीमेल, राइट, मतलब कि मेल स्पर्म सेल्स और फीमेल ओवम सेल्स दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि दे आर रीयूजेबल, मतलब कि आप उसे फिर से यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ स्पर्मिसिडल जेलीज, क्रीम्स एंड फोम्स आर जनरली यूज्ड अलोंग विथ दिस बैरियर्स टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। मतलब कि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स भी आती हैं, बहुत सारी ऐसी क्रीम्स आती हैं, राइट, जिससे आप क्या कर सकते हो कि जब आप डायाफ्राम या फिर कैर्विकल कैप्स या फिर वॉल्स का अगर आप यूज कर रहे हो
तो उनके साथ साथ अगर आप ये सभी चीज़ें मतलब कि स्पर्मिडल, जेलीस, क्रीम्स एंड फोम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ आते हैं, उनको अगर आप उनके साथ फीमेल वजाइना के अंदर आप उसे अगर एंटर कर दो तो उससे क्या होगा कि जो भी स्पर्म सेल्स एंटर हुए हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर देंगे। मतलब कि उनके पास जो भी मोर्टालिटी रेट थी, मतलब कि उसके जो जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में देखा था, स्पर्म सेल के पास जो टेल पोर्शन होते हैं उससे वो मोटिलिटी करते हैं, मतलब कि मोटाइल वो आगे जा सकते हैं। उस मोटिलिटी रेट को ये सभी चीज़ें क्या कर देगी, कम कर देंगी, जिसकी वजह से स्पर्म सेल्स जो हैं वो फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप यूज कर सकते हो। फर्स्ट डायफ्राम, देखो आपको यहाँ पर यही चीज दी गई है। इट इज अ सॉफ्ट रबर कैप दैट कवर्स एंट्रेंस ऑफ द यूटेरस टू प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम रीचिंग एन एग एंड होल्ड्स स्पर्मिसाइड। समझ में आया? प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड कर्विकल कैंसर, राइट, मतलब कि फीमेल को कर्विकल कैंसर से भी ये बचाते हैं। दूसरी चीज कर्विकल कैप, इट इज मिनिएचर डायफ्राम दैट कवर्स कैविकल क्लोजली, राइट, मतलब कि वन टाइप ऑफ डायफ्राम ही है, बट क्या हो, मिनिएचर मतलब कि छोटा है, इनकी साइज छोटी होती है बट काम तो वो डायफ्राम के जैसे ही करता है। थर्ड वन इज द वोल्ट कैप, इट इज हेमिस्फेरिकल डोम लाइक रबर और प्लास्टिक कैप विथ अ थिक रिम which is meant for fitting over the vaginal vault over the कैपिक्स। ठीक है, मतलब कि तीनों चीजें जो है वो वन टाइप ऑफ कैप ही है कि जो फीमेल कैर्विक्स रीजन या फिर फीमेल वजाइना रीजन जो होता है उसको ये कवर कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म सेल्स जो है वो फीमेल ओवम सेल्स के कांटेक्ट में नहीं आ पाते। थर्ड जो अब हम चीज देखेंगे वो है केमिकल मेथड या फिर स्पर्मिसाइड्स। स्पर्मिसाइड्स इन द सेंस जैसे कि आप लोग ने सुना होगा पेस्टिसाइड्स, मतलब कि पेस्ट्स को मारने के लिए, इंसेक्टिसाइड्स तो इंसेक्ट्स को मारने के लिए, वैसे ही ये चीज है स्पर्मिसाइड, मतलब कि स्पर्म को किल करने के लिए। समझ में आया? राइट। तो केमिकल मेथड, फोम टैबलेट्स, क्रीम, जेलीज एंड पेस्ट्स आर इंसर्टेड इन द वजाइना बिफोर इंटरकोर्स। ये सभी चीजों को क्या करते हैं कि वो जब कोइटस की प्रोसेस करनी है उनसे पहले इन सभी चीजों में से कोई भी चीज को वो फीमेल वजाइना के अंदर वो ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, इंटरकोर्स टू प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग द यूटेरस, राइट। दिस कंटेन्स स्पर्मिसाइड्स, स्पर्मिसाइड्स मतलब कि स्किल स्पोरोजुआ या फिर स्पर्मेटोजुआ, राइट। वो क्या करेंगे कि जो भी स्पर्म सेल्स है उनको वो किल कर देंगे, सच एस लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, जिंक सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट। इन सभी चीजों का भी आप यूज कर सकते हो टू किल द स्पर्मेटोजुआ। तो अब जो नेक्स्ट है वो है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। ठीक है, मतलब कि दिस डिवाइस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट नर्स इन द यूटेरस थ्रू वजाइना। ठीक है, ये चीज़ों का मतलब कि ये जो डिवाइसेस है वो एक्सपर्ट डॉक्टर या फिर एक्सपर्ट नर्स के पास ही आपको काम करवाना पड़ता है। वो क्या करेंगे कि ये जो डिवाइस है उनको वो फीमेल यूटेरस या फिर वजाइना के अंदर वो ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट IUCD मतलब कि इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रेप्टिव डिवाइस सबसे पहला। ठीक है, IUD वॉज यूज्ड बाय ग्रेफेनबर्ग नाम का जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया था और सबसे पहले यूज किया था। इट वॉज अ AG मतलब कि सिल्वर मेड IUDs व्हेन इट इज पुट इनटू द यूटेरस टिल इट वॉज देयर द फीमेल वॉजंट प्रेग्नेंट। मतलब कि IUDs जो होता है मतलब कि इंट्रा यूटेरिन डिवाइस जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर आपको दिया गया है कोपर्टी। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर आपको डायग्राम दिया गया है कोपर्टी। इन सभी चीजें जो होती हैं उससे क्या होगा कि जब तक
सिल्वर, राइट, सिल्वर मेड आईयूजीएस जो होता है वो जब तक फीमेल यूटेरस के अंदर प्रेजेंट होगा तब तक वो जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। ठीक है, पहले क्या होता था कि सिल्वर से बना हुआ कॉपर टी या फिर आईयूडीएस यूज होते थे। अब क्या होता है कि नाउ कॉपर मेड आईयूडीएस आर यूज, सिंपल। आफ्टर दैट आईयूडीएस आर अवेलेबल एस, देखो आईयूडीएस किस तरह से अवेलेबल है उसके बारे में। सबसे पहला नॉन मीडिएटेड आईयूडीएस, एग्जाम्पल आपको दिया गया है लिपेंस लूप। दिस डिवाइस आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील ओनली। एक चीज याद रखना है कि ये जो चीज होगी वो या तो प्लास्टिक से बनी हुई होगी या फिर वो स्टेनलेस स्टील से बनी हुई होगी। दूसरी चीज लिपेंस लूप मेड ऑफ प्लास्टिक मतलब कि पॉलीथीन, राइट, इम्प्रेग्नेंटेड with barium sulfate is still used in many part of the world। मतलब कि अभी भी लिपेंस लूप जो मेथड है वो अभी भी यूज करते हैं। मतलब कि जो प्लास्टिक से बना हुआ जो लिपेंस लूप होता है उसके ऊपर अगर बेरियम सल्फेट की अगर लेयर चढ़ा दे, राइट, तो ये जो है वो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए अभी भी बहुत सारी वर्ल्ड में यूज होता है, मतलब कि बहुत सारी जगह पर यूज होता है। It promotes the phagocytosis cells of uterus to phagocytosis of sperm with the uterus। वो क्या करेंगे, फेगोसाइटोसिस सेल, मतलब कि फेगोसाइटोसिस सेल्स आप लोगों को पता होगा फेगोसाइटोसिस करते हैं। ठीक है, मतलब कि किसी भी सेल के ऊपर वो कवर करेंगे और उस सेल को वो तोड़ देंगे या फिर किल कर देंगे। तो यहाँ पर भी यही होगा कि फीमेल के अंदर वो क्या करेंगे कि जो भी स्पर्म सेल्स होंगे प्रेजेंट उनके ऊपर वो फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस करेंगे और उसी वजह से जो भी यूटेरस के अंदर जो स्पर्म सेल्स है उसको वो किल कर देंगे। नेक्स्ट जो है वो है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस। ठीक है, तो एग्जांपल आपको देखो दिया गया है CUT, CO7, मल्टीलोड 375, ये सभी चीजें हैं वो एग्जांपल है इसके बारे में। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस मतलब कि कॉपर टी। ठीक है, आपको देखो टेक्स्ट बुक के अंदर डायग्राम दिया गया है, ये है कॉपर टी का डायग्राम, राइट, इसे आप रिफर कर सकते हो। क्या होगा, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस रिलीज कॉपर आयंस, सप्रेस स्पर्म मोटालिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। वो क्या करेंगे कि जो भी ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस होते हैं जब वो फीमेल वजाइना या फिर यूटेरस के अंदर जब वो ट्रांसफर होती है तो वो क्या करेंगे, वो कॉपर आयंस को रिलीज करेंगे। और ये जो कॉपर आयंस है वो क्या करेंगे कि जो भी स्पर्म सेल्स यूटेरस के पास पहुंच चुके हैं उनके साथ वो अटैच्ड हो जाएंगे और जो स्पर्म सेल्स की जो मोटालिटी रेट थी, मतलब कि जो मूवमेंट की जो कैपेसिटी थी उनको वो स्लो डाउन कर देंगे। ठीक है, जैसे जैसे स्पर्म की मोटालिटी कम होगी वैसे ही वो स्पर्म कैसे होंगे तो वीक पड़ते जाएंगे, राइट, और उसकी जो फर्टाइलिटी या फिर फर्टिलाइजेशन की जो कैपेसिटी थी वो भी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि अगर स्पर्म सेल्स अगर ओवन के पास पहुंच भी गए फिर भी उनके पास जो फर्टिलाइजेशन की जो कैपेसिटी थी वो अब प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो स्पर्म सेल है वो ओवम की ऊपर की जो लेयर होती है उसको वो तोड़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा। नेक्स्ट वन जो है वो है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस। एग्जाम्पल आपको दिया गया है प्रोजेस्टेरॉन एंड LNG-20। तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस मेक द यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द cervix hostile टू द स्पर्म। वो क्या करेंगे कि जो भी फीमेल के अंदर जो भी यूटेरस है उसको कैसा कर देंगे, वो जो भी मतलब कि स्पर्म सेल्स अगर वहां तक पहुंच भी गए फिर भी इम्प्लांटेशन होने के लिए, मतलब कि यूटेरस में जो एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन होता है वो इम्प्लांटेशन होने ही नहीं देगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजिंग। मतलब कि जो यूटेरस की जो वॉल होती है उसके ऊपर वो एम्ब्रियो को चिपकने ही नहीं देंगे। अगर वो एम्ब्रियो ही वहां पर नहीं चिपकेगा तो क्या होगा कि जो भी प्रोसेस है, मतलब कि जो भी प्रोसेस होने वाली है एम्ब्रियो फॉर्मेशन की वो ही नहीं हो पाएगी। देन IUDs आर आइडियल contraceptive फॉर द फीमेल्स who want to delay pregnancy for space or space child।
मतलब कि अगर ये जो मेथड है IUDs जो मेथड है वो कौन यूज़ कर सकता है कि अगर कोई भी ऐसी लेडी है वो 2 चाइल्ड के बीच में अगर कुछ ईयर्स का गैप रखना चाहते हैं तो वो इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। It is one of the most widely acceptable method for contraceptive in India. मोस्टली यूज होता है यहाँ पर इंडिया के अंदर। कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं इसके। देयर प्रेजेंस में एक्ट एज अ माइनर इरिटेंट, मतलब कि फीमेल वजाइना के अंदर जब ये डिवाइस प्रेजेंट होगा तो उनको ईचिंग होगी, राइट, कुछ प्रॉब्लम होगी। क्या होगा नेक्स्ट जो मेथड है द स्पॉन्टेनियस एक्सप्लोशन इवन विदाउट द फीमेल नॉलेज, मतलब कि क्या हो सकता है कि कुछ बार ऐसा भी हो सकता है ड्यूरिंग द मैच्योरेशन साइकिल, मतलब कि जब ब्लीडिंग प्रोसेस होती है तब उस टाइम पर ये जो भी डिवाइस आप फीमेल वजाइना के अंदर जो प्रेजेंट है वो निकल जाता है, बट फीमेल को पता ही नहीं होता कि वो जो डिवाइस था वो निकल गया है। ठीक है, दे कैन कॉज एक्सेस मैच्योरेशन ब्लीडिंग एंड पेन। क्या होगा कि जो भी मैच्योरेशन टाइम पर जो भी ब्लीडिंग होता है वो ज़्यादा होगा और पेनफुल होगा। रिस्क ऑफ परफोरेशन ऑफ यूटेरस, ठीक है, मतलब कि जो यूटेरस की जो वॉल है उसको वो अफेक्ट करेगा, मतलब कि उसको वो कुछ हद तक उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। देन ट्यूब्यूलर प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन द ओविडक्ट। ठीक है, क्या होगा मतलब कि जो भी प्रेगनेंसी अगर मतलब कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है, ठीक है, बट वो क्या करेगा कि यूटेरस की वॉल पर उसे इम्प्लांट नहीं करेगा, तो वो किसी भी दूसरी जगह ओविडक्ट में जाकर भी वो क्या करेगा तो कि इम्प्लांटेशन कर देगा, राइट। एंड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी हो सकता है। दूसरी अब चीज़ देखते हैं तो ओरल कंट्रेप्टिव पिल्स, मतलब कि जो भी पिल्स ओरली लेते हैं ना उसके बारे में है। दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स, देयरफॉर दे आर कॉल्ड पिल्स, मतलब कि ओरली लेते हैं, टेबलेट्स के फॉर्म में लेते हैं, इसलिए उसको पिल्स बोला गया है। हार्मोन पिल्स एक्ट इन 4 वेज, 4 टाइप से वो वर्क करते हैं। फर्स्ट वन इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन, मतलब कि ओव्यूलेशन की प्रोसेस को ही स्टॉप कर देंगे। दूसरी चीज इनहिबिशन ऑफ मोटिलिटी एंड सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ ओविडक्ट्स, राइट, मतलब कि ओविडक्ट्स में से जो भी फेलोपियन ट्यूब है वहाँ से जो भी ओवम जो आगे की तरफ जाता है उसे ही स्टॉप कर देंगे, मतलब कि जो ओवम है वो फेलोपियन ट्यूब में ही नहीं पहुँच पाएंगे। तीसरी चीज चेंजेस इन कर्विकल म्यूकस इम्पेयरिंग द एबिलिटी टू अलाउ पासेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म। क्या करेंगे कि जो कर्विकल म्यूकस होता है, राइट, उनके पास ऐसी कैपेसिटी होगी, राइट, कि वो स्पर्म को वहाँ से पास ही नहीं होने देंगे, मतलब कि केर्विक्स रीजन में से ही उसे आगे पास नहीं होने देंगे, वहाँ पर ही उसको ख़त्म कर देंगे, किल कर देंगे। ठीक है, तो वो जो स्पर्म सेल्स जो थे वो केर्विक्स रीजन में ही अगर किल हो गए तो वो आगे वजाइना के अंदर तो वो पहुँच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अल्टरेशन ऑफ यूटेरिन एंडोमेट्रियम टू मेक इट अनसुटेबल लायर इम्प्लांटेशन। क्या होगा कि जो एंडोमेट्रियम लेयर थी, जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में देख लिया कि एंडोमेट्रियम लेयर यूटेरिन के ऊपर की जो लेयर है उसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, जहाँ पर एम्ब्रियो जो है वो अटैच्ड होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप पिल्स लोगे तो होगा ये कि वो जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसे वो अनसूटेबल कर देगी फॉर द इम्प्लांटेशन, मतलब कि वहाँ पर इम्प्लांटेशन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द मिनी पिल्स, राइट, मतलब कि फीमेल के लिए जो भी पिल्स यूज होते हैं उसे हम कहेंगे मिनी पिल्स, और मेल के लिए जो पिल्स यूज होंगे उसे हम मेल पिल्स कहेंगे, उसके बारे में भी देखेंगे। दे कंटेन प्रोजेस्टिन ओनली विथ नो एस्ट्रोजन, राइट, मतलब कि ये जो फीमेल के लिए जो पिल्स यूज होती है वो कैसे होंगी, उसके अंदर जस्ट खाली प्रोजेस्टेन ही प्रेजेंट होगा, एस्ट्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। आप लोगों ने सुना होगा सहेली, ठीक है, टीवी में बहुत बार एडवर्टाइजमेंट आती है इस एड के बारे में, तो उसके बारे में आपको बोला गया है सहेली कंटेन्स नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन कॉल्ड सेंटियोक्रोमेन which is taken once a week after an initial intake of twice a week dose for 3
मंथ्स, मतलब कि कब आप उसे लोगे तो वीक का जो एक वीक के अंदर एक ही बार आपको ये पिल्स लेने हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक वीक के अंदर 2 बार, ठीक है, और ये आपको 3 मंथ्स तक लेनी होगी। इट हैज़ हाईली कॉन्ट्रेप्टिव वैल्यू विथ वेरी लिटल साइड इफेक्ट्स, मतलब कि इसकी अफेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, उसके जो साइड इफेक्ट्स है वो कम से कम है, ठीक है। अब एक चीज़ और, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सहेली कॉन्ट्रेप्टिव पिल्स हैज़ बीन डेवलप्ड एट, कहाँ पर डेवलप हुई थी ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, आपको फिर भी आपको ये चीज़ याद रखनी है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ, ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है और शॉर्ट फॉर्म भी आपको याद रखना है, ठीक है। आफ्टर दैट मेल पिल्स के बारे में अगर हम बात करें तो गोसिपी मेड फ्रॉम कॉटन सीड्स, मतलब कि गोसिपी नाम की पिल्स है जो कॉटन सीड्स में से बनाई जाती हैं, बट अभी के टाइम पर आपको ये पिल्स नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। दिस पिल प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, वो क्या करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब कि स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस को ही वो रोक देंगे, ठीक है। बट इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स थे। आपको अगर सिंपल साइड इफेक्ट बताऊं तो जैसे कि हम लोगों ने पिल्स ली हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। बट ऐसा भी बहुत बार हो चुका है कि जो ये पिल्स लेते थे उनको हमेशा के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टॉप हो गई, ठीक है। बट आप इसका यूज क्यों कर रहे हैं, फॉर टेम्पररी, राइट, थोड़े टाइम के लिए ही आपको प्रेगनेंसी रोकनी है, मतलब कि स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस करना रोकना है, इसलिए आप इस मेथड का यूज कर रहे थे। बट होता यह था कि हमेशा के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस रुक जाता था, ठीक है। नाउ इट हैज बीन बेंड, उसकी वजह से क्या हुआ कि उसको बेंड कर दिया गया है, बिकॉज इट कॉज परमिनेंट एजुस्पर्मिया प्रिवेंटिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कैन बी यूज्ड इन मेल ओरल पिल्स। डेवलप कहाँ पर हुई थी, डेवलप इन जुलाई 2000, चाइना मेड प्रोजेस्टेरोन पिल्स फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। नेक्स्ट जो है वो है मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। Implantation can also be checked by so-called morning after pills, also known as emergency contraceptive, ठीक है। देखो हुआ क्या, ये अगर कोई भी फीमेल है वो अगर किसी भी मेल के कांटेक्ट में आ चुके हैं, मतलब कि कोइटस की प्रोसेस हो चुकी है, बट हुआ क्या कि जो स्पर्म सेल्स थे वो फीमेल के अंदर ही रिलीज हो गए, ठीक है। तो होगा कि ये कि जो स्पर्म सेल्स है वो अगर फीमेल ओवन तक पहुंच गए तो वो लेडी प्रेग्नेंट हो जाएगी, जो होगी अनवांटेड प्रेगनेंसी होगी, ठीक है। उससे बचने के लिए वो क्या कर सकते हैं कि मॉर्निंग पिल्स को अप्लाई कर सकती है। इसकी इफेक्टिविटी क्या है उसके बारे में देखते हैं। दिस पिल कैन प्रिवेंट प्रेगनेंसी इफ टेकन विद इन 7 to 8 hours ऑफ कोइटस, मतलब कि 7 to 8 hours के अंदर अगर आप ये पिल्स लेते हो तो वो प्रेगनेंसी से आपको प्रिवेंट कर सकती है। दूसरी चीज, सप्रेस ओव्यूलेशन और प्रिवेंट, ओव्यूलेशन की प्रोसेस को क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, राइट। फिर आई पिल 72 एंड अनवांटेड 72, ये चीज भी आप लोगों ने टीवी पर एडवर्टाइजमेंट में सुनी होगी। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिल जो है अनवांटेड 72, राइट, ये सभी जो चीजें हैं वो यूज होते हैं। मोर इफेक्टिव इन द फर्स्ट 24 hours, सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब होगी, ड्यूरिंग द 24 hours। आफ्टर दैट साइड इफेक्ट्स आर मेंस्ट्रुएशन इरेगुलेशन, मतलब कि अगर ये आप ज़्यादा कंडक्ट करो तो होगा कि मैच्योरेशन इरेगुलर हो जाएगी, मतलब कि आपके अंदर जो भी मैच्योरेशन साइकिल चल रही थी वो इरेगुलर होगी। दूसरी, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग फ्रॉम द यूटेरस, वॉमिटिंग एक्सेट्रा, राइट, मतलब कि ब्लीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा होगी। दूसरी कि वॉमिटिंग हो सकती है आपको, ठीक है, मतलब कि आपके जो यूटेरस है उसको वो ब्रेक डाउन करके ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो ये सभी चीज़ें इनकी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लास्ट चीज़ जो बची है वो है टर्मिनल मेथड, मतलब कि परमानेंट मेथड। एक ही आपको परमानेंट मेथड दी गई है, ठीक है। ये चीज़ बाद में देखेंगे, उससे पहले डायग्राम समझ लेते हैं कि क्या है। देखिए
आप लोगों को दो डायग्राम दिए गए हैं, ये मेल का और ये फीमेल का। हुआ क्या है कि मेल में यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर स्पर्म सेल्स डेवलप होते हैं, फिर वो यहाँ से आगे जाते हैं, ठीक है। मतलब कि जो वास्ट डिफरेंस जो होते हैं ना, वास्ट डिफरेंसेस होते हैं ना, वहाँ पर ही क्या करेंगे, उसको कट कर देंगे, ठीक है। मतलब कि जहाँ से स्पर्म सेल्स आगे जाते हैं उसी एरिया को वो कट कर देंगे और वहाँ पर टाई अप कर देंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि जो स्पर्म सेल्स है वो प्रोड्यूस तो होंगे बट वो बाहर ही नहीं जा पाएंगे, और फीमेल के अंदर ही वैसे भी, राइट। फेलोपियन ट्यूब है उसको कट कर देंगे, राइट, और उसको टाई अप कर देंगे, उसको गांठ बांध देंगे, ठीक है। मेल के अंदर ये जो प्रोसेस है उसे क्या हम कहेंगे, वेसेटोगेमी, एंड फीमेल के अंदर ट्यूबसेटोमी, ठीक है। आगे देखते हैं, इट इज द सर्जिकल मेथड और स्टरिलाइजेशन ब्लॉक गैमेट ट्रांसफर thereby prevent conception. These techniques highly effective but their resistivity is poor. देखो हुआ क्या कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव यही टेक्निक है, बट एक चीज़ और है यहाँ पर कि अगर आप लोगों को मतलब कि पहले आपको चाइल्ड नहीं चाहिए था और आप लोगों ने ये मतलब कि टर्मिनल मेथड की प्रोसेस करवा ली, अब आपको ऐसा हुआ कि आपको एक चाइल्ड चाहिए, तो क्या होगा कि ये जो जब आप फिर से वास्ट डिफरेंसेस या फिर फेलोपियन ट्यूब इन दोनों को जब आप फिर से जोड़ने की ट्राई करोगे तो होगा ये कि वो दोनों एक दूसरे से जुड़ नहीं पाएंगे। मतलब कि फेलोपियन ट्यूब में जो भी आपने कट किया था वो एक दूसरे से फिर से अटैच नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपको बोला गया है कि रेजिस्टिविटी इज पुअर। इसी वजह से अभी क्या होता है कि जब ये टर्मिनल मेथड यूज होती हैं तो वो करते क्या हैं कि फेलोपियन ट्यूब या फिर वास्ट डिफरेंसेस में वो कट नहीं करते, बट करते ये हैं कि जो भी फेलोपियन ट्यूब है या फिर जो भी वास्ट डिफरेंसेस है वहां पर वो एक टाइट गांठ लगा देते हैं, ठीक है। टाइट गांठ लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर इन फ्यूचर अगर मेल और फीमेल उनको अगर कोई भी न्यू चाइल्ड चाहिए तो वो इस फिर से सर्जरी करवा के वो जो गांठ है उसको खोल देंगे और फिर से वो जो भी प्रोसेस है वो कर सकते हैं, ठीक है। देन मेल स्टरिलाइजेशन कितना % चांसेस है, सॉरी फीमेल 85% और मेल स्टरिलाइजेशन 10 to 15%। अगर आप फिर से उसे जोड़ने की ट्राई करना चाहो तो उसके बारे में आपको दिया गया है। फॉर मेल उसे हम क्या कहेंगे, वेसेटोमी। टू कट ऑफ वास्ट डिफरेंसेस सो इजेक्युलेशन ऑफ स्पर्म डज नॉट अकर। समझ में आया, मतलब कि स्पर्म्स का जो इजेक्युलेशन है, रिलीजमेंट है, वो ही नहीं होगा। दूसरी चीज फॉर फीमेल ट्यूबेकोमी, राइट, टू कट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, ट्यूबियल लाइगेशन टू लाइगेट द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, एकदम इजी था। लास्ट पोर्शन, ये सभी मेथड्स तो हम लोगों ने पढ़ ली है, बट मैं आपको एक और चीज थोड़ी सी समझाना चाहता हूँ, वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, राइट। एमिनो सिंथेसिस, ये चीज हम लोग आगे फर्स्ट लेक्चर जो हमारा था उसके अंदर हम लोगों ने देखा था, बट डिटेल में नहीं देखा था। यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आखिर चीज क्या है। तो एमिनो सिंथेसिस इज अ fetal sex determination disorder test based on the chromosomal pattern in the amniotic fluid surrounding the developing embryo। होता क्या है कि जो भी सराउंडिंग एम्ब्रियो, मतलब कि कोई भी जो एम्ब्रियो है, राइट, एम्ब्रियो के सराउंडिंग में, मतलब कि फीटस के अंदर जो भी एम्ब्रियो प्रेजेंट है वहां पर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होगा उस फ्लूइड को थोड़ा सा रिमूव कर देंगे वहां पर से और उसके क्रोमोसोमल पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी चाइल्ड है उसके अंदर कोई भी अगर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होंगे तो आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। और वो जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उससे भी आप बच सकते हो, मतलब कि आप सर्जरी थ्रू उसे रोक सकते हो। दूसरी चीज प्रोसीजर कैसी है, इस तरह से प्रोसेस होती है वो प्रोसीड्यूर। Amniotic fluid contains cells from the skin of the fetus and other sources। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे उस जो भी फीटस है वहां से फ्लूइड और उसके स्किन को कलेक्ट करेंगे।
दिस सेल्स कैन बी यूज टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द इन्फेंट। एक चीज ये कि ये जो भी सेल्स है उससे आप क्या कर सकते हो कि सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हो, मतलब कि वो मेल है या फीमेल, वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरी चीज, टू आइडेंटिफाई सम एबनॉर्मेलिटीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, राइट, मतलब कि अगर क्रोमोसोम के बेसिस पर आप उसे आइडेंटिफाई करो तो उस चाइल्ड के अंदर अगर कुछ भी एबनॉर्मेलिटीज है, राइट, मतलब कि कुछ भी एबनॉर्मेलिटीज है तो उसे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तीसरी चीज, टू डिटेक्ट सर्टेन बायोकेमिकल्स एंड एंजाइमेटिक एबनॉर्मलिटीज, मतलब कि उसके अंदर कोई भी दूसरी एबनॉर्मेलिटीज, मतलब कि एंजाइमेटिक एबनॉर्मेलिटीज, ये सभी चीजें आप इसकी हेल्प थ्रू, मतलब कि इस मेथड थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट अभी क्या होता है कि इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। तो मिसयूज किस तरह से, देखो, मिसयूज ऑफ एमिनोसिटीज, इट इज बीइंग यूज्ड टू किल द नॉर्मल फीमेल फिटस। समझ में आया? सिंपल एक ही पॉइंट में आपको समझ में आ गया कि इसे क्यों बैंड कर दिया गया है, राइट। मतलब कि इस मेथड का यूज करके लोग क्या करते हैं कि जो भी अगर फिटस के अंदर फीमेल चाइल्ड होगी तो उसको वो किल कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। आई होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।